नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का अर्ली मॉर्निंग शो में बहुत-बहुत स्वागत है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोदी जी एनडीए के अपने सभी एमपीज़ को एक डिनर के लिए बुलाते हैं, स्टेट डिनर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस ही गॉट इलेक्टेड इन 2014, मतलब 10 साल, 11 साल के बाद का ये पहली बार हुआ है। मोदी जी क्या डरे हुए हैं कि उनकी सत्ता गिराने के लिए भई भारत के अंदर से लेके विदेशी ताकतें लगी हुई हैं? या फिर पर्पस कुछ और है? पूरी की पूरी मीडिया ने ये डिस्कस किया कि खाने का मेन्यू क्या था, वेजिटेरियन था, नॉन वेजिटेरियन सर्व नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी मीडिया मेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस थी रादर देन थिंकिंग कि देश की सबसे मेजॉरिटी पार्टी अपने सभी एमपीज़ के साथ बैठ के देयर वाज़ सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैपनिंग। उस मीटिंग्स के बारे में क्यों नहीं बात हो रही है? लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामबंधु वत्स, राजनीतिक विश्लेषक। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड सर। जी। जी, इतिहास में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अपने सभी घटक दलों के साथ इस तरीके से भारतीय सांस्कृतिक तरीके से सभी सभी को अपने प्रधानमंत्री आवास में मेजबानी किए हैं। और इसमें बिहार की जीत का स्वाद चखा गया है। जो आप बता रहे थे कि इसमें मीडिया में डिस्कशन हो रहा है कि इसमें मीनू क्या था, इसमें जो मीनू था वो था बिहार का जीत। जिस तरीके से एनडीए एकजुट होकर के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभी बिहार में शानदार जीत उपलब्धि की है, वैसे ही जो आगामी चुनाव है, जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव है, आसाम है, तमिलनाडु है, यूपी का भी चुनाव होने वाला है 2027 में, तो उसी तरीके से जीत का और स्वाद चखना है उनको। प्रधानमंत्री सबों के साथ वार्ता किए और उस पे बिहार के जीत के साथ ही उन्होंने घोषणा भी की कि इसी तरीके का एक भोज हम और करेंगे जब हम पश्चिम बंगाल की जीत करेंगे। यानी एक तरीके से समझिए कि जो भोज था वो ऑपरेशन पश्चिम बंगाल ही था। जी हाँ, और पश्चिम बंगाल के लिए जो सांसद वहां पे इकट्ठे हुए थे, तो वहां पे कैबिनेट मंत्री के रूप में धर्मेंद्र प्रधान थे। धर्मेंद्र प्रधान वही हैं जो कि बिहार में बीजेपी के प्रभारी थे और उनके ही नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव जीती और रिकॉर्ड तोड़, यानी अब सच कहिए तो जितने भी एग्जिट पोल हुए वो भी इस जीत का अनुमान नहीं लगा पाया। और खुद बीजेपी भी, बिहार बीजेपी के नेता भी इतनी बड़ी जीत का अनुमान नहीं लगा पाए, उतनी बड़ी जीत जो बीजेपी ने हासिल की है। तो उस समय बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे, चुनाव प्रभारी, तो उनके ही नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के सांसद थे। पश्चिम बंगाल में एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है जो कि बीजेपी का सहयोगी दल है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन में वहां चुनाव लड़ता है। और दार्जिलिंग में और जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिल क्षेत्र हैं, और वहां पे इसका प्रभाव भी है। तो अब देखिए जो कार्यशैली होती है एनडीए की, कि छोटे से छोटी जो जो पार्टियां हैं, भले ही वो सीट जीते या न जीते, जब जश्न का मौका होता है या जो सफलता का जो क्षण होता है, उसमें सभी लोगों का को बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री सम्मान देते हैं। तो इसमें गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के भी लोग थे और एक तरीके से रणनीति तैयार हुई कि कैसे अब पश्चिम बंगाल में लड़ा जाए। पश्चिम बंगाल के साथ ही साथ तमिलनाडु में भी चुनाव है। तमिलनाडु में भी बीजेपी के साथ 3 घटक दल हैं। एक पीएम के हैं जहां के एस रामदास हैं, उसके बाद टीएमसी है और एएमएम के है। तो ये 3 पार्टी हैं। तो एक तरीके से जो ये एनडीए के अपने सभी घटक दलों के साथ, एनडीए में 53 दल हैं, तो 53 जितने भी सहयोगी पार्टी हैं, उन लोगों के जरिए एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि बीजेपी के जिस सहयोगी दल के पास अभी एक भी सांसद नहीं है, वो ये ना समझें कि बीजेपी उनका साथ छोड़ देगी अगर वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो। हर हाल में चाहे प्रदर्शन जैसा भी हो, बीजेपी अपने सभी सहयोगों को साथ लेके चलती है। जैसा कि आप देखें कि बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी है, जदयू से बड़ी पार्टी 2025 के जीत में भी है, और 2020 में भी जब जीत हुई थी एनडीए की, उसमें भी बीजेपी ही बड़ी पार्टी थी। लेकिन जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो नीतीश कुमार को ही बनाया गया, 2020 में भी बनाया गया, और इस बार भी जो मुख्यमंत्री बनाया गया वो नीतीश कुमार को ही बनाया गया। तो एक मैसेज है कि हम साथ चलेंगे और चुनाव पूर्व जो अपने घटक दलों का, अपने सहयोगी दलों को जो प्रॉमिस किया गया है बीजेपी की ओर से, वो हमेशा कायम रहेगा। तो जी। बीजेपी हर पार्टी हर राज्य में कहीं ना कहीं गठबंधन में रहती है। तो इसी तरीके से आसाम में असम गण परिषद है और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी है। वहां पे 2 पार्टी है जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती है। आसाम में भी चुनाव होने वाला है, और एक चुनाव यूपी में भी होने वाला है। वो चुनाव अगले साल 2027 में होगा। तो 2027 में यूपी में पिछली बार भी 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो कई घटक पार्टी थे वहां पे, जैसे कि राष्ट्रीय लोक दल जो जाट की पार्टी है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव ज्यादा है, जयंत चौधरी इसके बड़े नेता हैं, तो वो भी बीजेपी के साथ हैं। अपना दल जो अनुप्रिया पटेल इस समय कैबिनेट मंत्री भी हैं,
तो उनका भी एक गठबंधन है। फिर सुहेल भारतीय समाजवादी पार्टी जो अशोक राजभर की पार्टी है, वो भी बीजेपी के साथ है। और एक निषाद पार्टी है, संजय निषाद, जिसके बड़े नेता हैं, यूपी के निषाद समाज के बड़े नेता हैं। तो ये सभी सहयोगी दल यूपी में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ती है। इसमें से एक पार्टी को अगर आप अशोक राजभर की छोड़ दें तो सभी पार्टियां 2022 के चुनाव में भी वो बीजेपी के एक साथ लड़ी थी। तो इस बार बीजेपी इन अपने सहयोगी दलों को भी एक मैसेज देना चाहती है कि हम सम्मान देना और सरकार में, कैबिनेट में सही सम्मान देना, सही स्थिति देना, ये हमेशा जो भी चुनाव पूर्व वादा होता है वो करते हैं। तो एक तरीके से अपने घटक दलों को भी एक मैसेज है और एक भारतीय समाज को भी एक मैसेज है कि एनडीए एकजुट है। देखिए, इस बार जो 2024 की जो चुनाव हुआ, तो ये पहली दफा था जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जो चुनाव लड़ी और वो बहुमत के आंकड़े से बीजेपी पीछे रही। तो बहुत सारे लोग, खासकर मीडिया का एक तबका और विपक्षी पार्टी भी एक कयास लगा रहा था कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो जाएंगे। और उसके बाद जो बीजेपी के बाद तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी थी, उनके पास 16 सीट है और बिहार के नीतीश कुमार के पास लोकसभा में 12 सीटें हैं। लोगों का एक कयास था कि इन दोनों के दबाव में, यानी कि नीतीश कुमार, बिहार के नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के दबाव में अब नरेंद्र मोदी को अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक तो हो गया पॉइंट जो मैसेजिंग की जिसने आपने बात की, और एक आपने मेंशन किया ऑपरेशन वेस्ट बंगाल या ऑपरेशन पश्चिम बंगाल। आपने बताया कि उधर बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई हैं, जब डिनर के टाइम पर या उससे पहले काफी सारी पैरेलल मीटिंग्स भी चली थी। थोड़ा उन मीटिंग्स के बारे में बताएं प्लीज। जी। ये जो चुनाव है, जिसमें अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें और तमिलनाडु, आसाम की बात करें, तो उनकी तैयारी के लिए भी बात करना कि जिस तरीके से बिहार में काम हुआ, बिहार में हर जिले में कैबिनेट स्तर के नेता आए, जिलों का दौरा किए, छोटे-छोटे कस्बों का दौरा किए, विधानसभा स्तर पे लोग गए, प्रखंड स्तर पे गए। तो उसी तरीके का जो अनुभव बिहार में काम करने वाले नेताओं का रहा, वो अनुभव भी वो साझा किए, ताकि वही रणनीति पश्चिम बंगाल में भी की जाए। और पश्चिम बंगाल में बिहार, पश्चिम बंगाल के पिछले कई बार चुनाव से बीजेपी आगे बढ़ रही है। 2000 अगर आप 24 के लोकसभा चुनाव की बात करें, तो उसमें भी बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन हुआ था। पिछली बार के विधानसभा में भी बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन हुआ था। भले ही वो जीत नहीं पा रही है। तो इस बार जीत का आंकड़ा पकड़ने के लिए जरूरी था कि वहां के जो अपने सांसद हैं, बीजेपी के भी जो सांसद है वो भी, और जो वहां जो उनके जो सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, उन लोगों को किस तरीके से आपसी समन्वय के साथ वहां के क्षेत्रों में जाया जाए। तो इसको लेकर के भी जो वहां बीजेपी के सांसद हैं, उनके साथ वार्ता हुई। जो बिहार में जो अनुभव हुआ, वो अनुभव वहां पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ हुआ, और उसी तर्ज पे वो जाएंगे और वहां पे काम भी करेंगे और वहां अपने सहयोगी दल को एकजुट करके काम करेंगे। तो लगभग आप देखिएगा कि जनसांख्यिकीय दृष्टि से बिहार और पश्चिम बंगाल में अंतर भले ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक सांस्कृतिक समीकरण है, वो बिहारी बंगाली का एक जैसा है। ऐसे में बिहार की जीत का जो अनुभव है, उसका बहुत अच्छा प्रभाव आप पश्चिम बंगाल में एनडीए अपने सांसदों के जरिए वहां देख सकती है। और इसके बाद आसाम में भी चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ ही आसाम में भी पिछले साल 2026 में चुनाव होने वाला है। तो वहां तो बीजेपी जीती है, हमेशा जीती रही है, लेकिन इस बार भी देखिए, वहां हमेशा बीजेपी जीतती रही है, पूर्ण बहुमत में जीतती रही है, लेकिन अपने जो सहयोगी दल है, असम गण परिषद है, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी है, इन लोगों का साथ वो हमेशा लेती है। साथ भी लेती है, जीत में साझेदार भी बनाती है, श्रेय में भी साझेदार बनाती है। तो यहाँ पे आसाम की भी चर्चा हुई कि आसाम में कैसे काम किया जाए। आसाम में जो सांसद हैं, उन लोगों के बीच भी बिहार में जिस तरीके से काम किया गया था, उसका भी एक तरीके से उन लोगों के साथ साझा किया गया। तो मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि बिहार के अनुभव और बिहार में इलेक्शन कैंपेन का जो तरीका था, जिस तरीके से वो मतलब बड़े स्तर के, आप देखिएगा कि बिहार में जो मंत्री स्तर के नेता थे, वो कस्बा में पंचायत स्तर पे जाके घुमा करते थे। इसकी तुलना अगर आप दूसरी पार्टियों से देखिएगा, तो दूसरी पार्टी के लोग तो कई ऐसे जिले हैं जहां जिले में भी बड़े बड़े नेता, अगर आप एनडीए और आरजेडी की बात करें, तो ऐसे कई जिले हैं जहां उनके बड़े नेता नहीं है। लेकिन एनडीए के कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, वो बिहार के कस्बों में, पंचायतों में जाया करते थे। तो वो जो अनुभव, जो कैंपेन है, वो कैंपेन साझा करने का भी एक मंच था। ये जो भोजन यहाँ पे हुआ, एक तो मैं ये भी बता दूं कि जो आप यहाँ पे जिस तरीके के का मेनू रखा गया, वो हर देश का जो अपना ट्रेडिशनल,
हर राज्य का जो परंपरागत भोजन था वो भोजन वहां पे रखा गया। और साथ ही साथ ये बिहार में का जो अनुभव था, काम करने का जो तरीका था, उस तरीकों को साझा किया गया। और साथ ही साथ वहां के सांसदों से उनकी बात भी सुनी गई कि उनकी नजर में चुनाव में क्या परेशानी है, स्थानीय स्तर पे आने वाली कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो एक तरीके से संवाद था कैबिनेट स्तर के मंत्री का और सांसदों का। और फिर प्रधानमंत्री बारी बारी से जाते थे, यानी वो एक तरीके से समझिए कि हर टेबल पे गए और वहां क्या बात हो रही है, क्या डिस्कशन हो रहा है, क्या निष्कर्ष निकला, वो जाने, उन लोगों से पूछे और अपना मंतव्य दिए। तो आप एक कहा जा सकता है कि बस एक छोटे अंतराल में एक सामान्य तरीके सा का जो एक भोज का कार्यक्रम था, और उसी भोज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री लगभग अपने सभी सांसदों से उनके क्षेत्रों के बारे में भी, चुनाव के बारे में भी अपना उनका हाल चाल लिए, उनका रुझान लिए। तो ये बहुत अच्छा बीजेपी को मुझे लगता है कि यहाँ से फीडबैक मिलेगा। और अगर वो जो पश्चिम बंगाल की जो चुनाव की जो रणनीति है, उसमें इस फीडबैक का एक अच्छा उपयोग हो सकता है। पश्चिम बंगाल में ही नहीं, मतलब आसाम में भी है, तमिलनाडु में भी, जहां भी चुनाव है। तो क्योंकि अगर आप चुनाव प्रचार में जाते हैं तो लगातार कार्यक्रम होता रहता है, उसमें संभव है कि कोई छोटा स्तर का जो नेता है, प्रखंड स्तर का नेता है, उनकी बातें प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचती है। कई दफा तो कार्यक्रम में इतनी व्यस्तता होती है कि सांसद की बातें भी प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच पाती है। तो एक बहुत बेहतर कार्यक्रम था, जहां पे हर सांसद प्रधानमंत्री से सीधा संवाद कर रहा था। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि यहां से एक अच्छा फीडबैक मिला है। भले ही कहने वाले लोग इसकी मीनू की चर्चा करने लगे, या ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कहीं डर तो नहीं गए हैं, लेकिन ये साफ साफ दिखता है कि प्रधानमंत्री, आप देखिए कि वक्त संशोधन बिल की बात है, मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री 2014 और 19 से ज्यादा कड़े तेवर के साथ इस बार है। इस बार उन्होंने एसआईआर का निर्णय लिया, उनके सभी सहयोगी पार्टियों ने किया। उन्होंने जातिगत जनगणना का निर्णय लिया, सभी सहयोगी पार्टियों ने सहयोग किया। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा कि वक्त संशोधन बिल, जो कि ये माना जा रहा था कि खासकर नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, इन लोगों के द्वारा कहीं विरोध न किया जाए लेकिन सदन में इन लोगों के द्वारा भरपूर समर्थन मिला। तो प्रधानमंत्री को एनडीए सांसदों के जरिए उनके हर नीति पे, हर निर्णय पे भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। ये भी एक दिखाना है, ये भी एक देश की जनता को, साथ साथ बंगाल की जनता को भी दिखाना है कि एकजुटता के साथ एनडीए फिर वहां पे जाएगी। इससे वहां उनके समर्थकों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि उनका जो मुकाबला है, उनका मुकाबला आप देखिए कि ममता बनर्जी से है, वहां कांग्रेस पार्टी से भी है। तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो केंद्र स्तर पे इंडिया गठबंधन के साथ काम करती थी, वो तो कुनवा बिखरा हुआ है। एक तरफ इंडिया गठबंधन का पूरा कुनवा बिखरा हुआ, वहां ममता बनर्जी राहुल गांधी के नेतृत्व को नहीं मानते हैं, मानना क्या है, बल्कि उनको चुनौती देते हैं। और साथ साथ कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, दो पार्टियां साथ में लड़ती हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पे अविश्वास के साथ लड़ती हैं। इसी बीच में पश्चिम बंगाल में अगर एनडीए पूर्ण विश्वास के साथ चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। और इस बार ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत बेहतर प्रदर्शन होगा। और उन्होंने, देखिए प्रधानमंत्री ने और बाद में उनके कई सांसदों ने मीडिया में भी कहा है कि ये बिहार के जीत का जश्न है, और दोबारा इसी तरीके का भोज पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद भी करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास है। आगाज़ है। बिहार। बट एक चीज़ और मैं सुन रही हूँ, मैं जाते-जाते कहना चाहूँगी। मैंने सुनने में ये आ रहा है कि इतनी बड़ी मीट के पीछे एक और रीज़न है, नॉट ओनली जस्ट मैसेजिंग बट ऑल्सो शायद गवर्नमेंट कुछ बड़े बिल्स लाने वाली है। अनएक्सपेक्टेडली बड़े बिल्स लेकर आने वाली है, जिसके बारे में खुसर-फुसर हो रही है ऑलरेडी बैकग्राउंड में। आप जानते हैं, एक तो बिल को मणिपुर के बारे में मैं सुन रही थी। आपकी नॉलेज में है कोई ऐसा बिल जिसके बारे में ऐसी चर्चाएँ चल रही हैं? देखिए अभी प्रधानमंत्री दो तीन तरीके का बिल लाएंगे। एक तो उनमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, उसमें भी उनको अपने सहयोगी पार्टियों से लेना है। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ भी कुछ है, जो जैसे कि जम्मू कश्मीर में 370 जो धारा था उसको खत्म किया गया, तो नॉर्थ ईस्ट में भी इस तरीके का जो प्रयोग है उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री बिल ला सकते हैं। और एक तो प्रधानमंत्री का, या कहें कि बीजेपी और आरएसएस का जो पुराना अपना एक घोषित एजेंडा है, वो है समान आचार नागरिक संहिता, जिसको लेकर के गृह मंत्री ने सदन में बयान भी दिया है। तो वो भी उनको लाना ही लाना है। और देखिएगा कि वो भी, जैसे राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया, जो कभी माना जाता था कि ये काम हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। तो ये मुझे लगता है कि 2024
का जो उनका कार्यकाल है 29 तक, 24 से 29 का कार्यकाल है, इसी बीच समान आचार नागरिक संहिता का बिल भी पेश होगा, वो भी पास होगा और प्रधानमंत्री अपने इसी कार्यकाल में करेंगे और इन्हीं अपने एनडीए सांसदों के भरोसों को जीत के करेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना पड़ेगा। एक कठिन चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने से उनके छवि को लेकर के, उनकी कार्यशैली को लेकर के एक अजीब तरीके का मैसेज आएगा, पूरे देश में मैसेज आएगा, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कि पश्चिम बंगाल के जीत के बाद निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि 2000 मतलब 27-28 का जो समय होगा, उसमें समान आचार नागरिक संहिता सदन में पेश होगा। जी, जी। थैंक यू सो मच रामबंधु सर फॉर जॉइनिंग। और यूपी के इलेक्शंस भी हैं, अपने दलों को साथ में रखना, अंकल सैम को मैसेजिंग करना कि भाई हमारे लोग हमारे साथ हैं। आप पीछे से धनकर जैसे या और भी एक्सपेरिमेंट जो आपने किए हैं वो सब फालतू के हैं। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन भारत। एंड ऑफ द डे सर सबको सत्ता में रहना अच्छा लगता है। अगर सरकार गिरेगी तो वो लोग भी तो सत्ता से बाहर जाएंगे, कोई गारंटी है कि वापस आएंगे। सो बहुत बड़ी मैसेजिंग भी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी भी है, बहुत सारा कम्युनिकेशन भी है, बहुत सारे सांसद जो कभी मोदी जी से नहीं मिले होंगे, मिलना चाह रहे होंगे, वो भी है। Lot has happened more than the menu for that matter. Yes, regional dishes are very nice. And remember, सारी dishes vegetarian थी. There was no सात्विक भोजन सर्व किया गया, if I'm correct, completely. जी, जो कि मोदी जी का खाना स्टाइल है, तो उन्होंने भी वही खिलाया। थैंक यू सो मच रामबंधु सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई पे आप कंट्रीब्यूट या डोनेट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।